हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एएससी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं भूषण सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट। फिर से ईवीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और आप अपने थंबनेल पर देख रहे होंगे यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सीटेट की तैयारी में या सीटेट के जो क्वेश्चन होंगे उसको बनाने में आप बहुत ही आगे रहेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्क्रीन पर कौन सा सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के छात्रों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया उसने सीखने के लिए। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि पौधे जो विषय है उसको पढ़ाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो पौधे पढ़ाने के लिए कह रहा है कि शिक्षिका क्लास 4 के बच्चों के लिए 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे वस्तु का चयन, अंतर वस्तु का या विषय वस्तु का चयन किया उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। कौन कौन सा अवसर दिया? तो पहला इसमें है, पहले देख लीजिए, इसमें कुछ कथन दिया हुआ है कि समूह में पत्तियों का संग्रह करना। वह बच्चों को पहले क्या कहा कि समूह में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षक को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। उसके बाद कह रहा जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। अब ये जो 3 कथन है इससे रिलेटेड यहाँ कूट दिया गया है, तो बच्चों को क्या अप्रोप्रिएट लगेगा उससे रिलेटेड पहला करा जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उसके नाम को याद करने में बच्चों की पहल। दूसरा करा बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। सी कह रहा बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना और डी कह रहा है कि बच्चे की परस्पर क्रिया अवलोकन को सहयोग। अब यहाँ 3 कथन दिया हुआ है और 3 कथन से रिलेटेड जो है वह 3 कथन से रिलेटेड उसका वो ऑप्शन दिया हुआ है। तो बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट होगा, ये बताइए आप लोग। देखिए आपके स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले देखिए, इसको समझने की बात है, कक्षा 4 के छात्रों को पढ़ाने के लिए पौधे है, तो पौधे सबसे पहला जो है जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, सबसे पहला बात है यहाँ कह रहा है कि अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधि हेतु शिक्षक को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? ये नहीं की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ए में दिया हुआ है जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उसके नाम याद करने में बच्चों की पहल। याद करना, रूट लर्निंग या याद करने की बात को निगेटिव माना जाता है और यहाँ नहीं कर रहा है, तो एप्रोप्रिएट आंसर यही हो जाएगा, नहीं देना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। बाद बाकी जितना भी ऑप्शन है कह रहा बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, ये सही बात है। बच्चों के या इस तरह से पौधे का अंतर वस्तु के चयन को सीखने के लिए क्या करना है, उसको कार्य का विस्तार हो रहा है। दूसरा करा बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना होगा, बच्चों की परस्पर क्रिया अवलोकन और सहयोग मिलेगा। तो ये सारा ऑप्शन जो है उसके पॉजिटिव है, लेकिन कह रहा नहीं तो नहीं, इसमें रट कर कह रहा है कि पहला जो ऑप्शन है कि पत्तियों के बारे में समूह उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल, तो ये ऑप्शन जो है अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? एक नए पर्यावरण अध्ययन के आप शिक्षक हैं, तो आप बच्चों को किस तरह से बच्चों को कैटेगराइज करेंगे या बच्चों के विषय में कैसे अपनी प्राथमिकता देंगे? अब सबसे पहला ऑप्शन है कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों की पहचान करना। दूसरा कह रहा छात्रों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना।
सी कह रहा है शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल या विवरण तैयार करना और पहले से पाठ योजना तैयार करना। इसमें सबसे एप्रोप्रिएट, सबसे सही आंसर, सबसे सही ऑप्शन क्या लग रहा है? तो यहाँ पर देखते हैं, जब एक नए शिक्षक नव नियुक्त क्लास में आप आए, पर्यावरण अध्ययन के नियुक्त नए शिक्षक है, तो आप धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को पहचान करना ये नहीं होगा। शिक्षार्थियों के लिए पाठ के अनुसार विस्तृत नोट तैयार करना ये भी नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल हम देखेंगे, बच्चा जो है किस तरह के सामाजिक प्रोफाइल से है, या उसके मदर फादर या उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, या उसका समाज और इसके अलावा उसकी सांस्कृतिक स्थिति क्या है, इसके विषय में विवरण तैयार करना है। तो एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें वह छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल वितरण तैयार करना आंसर होना चाहिए। ठीक है, यही आंसर सबसे एप्रोप्रिएट लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ईवीएस का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन के अंतर वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है, इसीलिए क्योंकि कविताएं और कहानियां डैश है। तो यहाँ पर कविता और कहानियों के माध्यम से पढ़ाना बहुत ही प्रभावशाली होता है। आप लोग जानते होंगे, छोटे बच्चों को अगर हम कविता कहानियों के माध्यम से पढ़ाते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी किसी चीज को सीखते हैं और बहुत दिनों तक उसको समझ याद भी रख पाते हैं या उसको समझ सकते हैं। यहाँ याद रखना भले निगेटिव है, लेकिन याद रखवाना नहीं है। आप समझा दिए तो वह उसको समझ जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों के पहला ऑप्शन कह रहा है, देखिए यहाँ पर भी 3 कथन दिया हुआ है और उससे रिलेटेड कूट दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं के प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है, सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती है। यहाँ कह रहा है कविताएं कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। तो प्रभावशाली कैसे है? क्योंकि बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है। बच्चे का जो इन्वायरमेंट है या परिवेश है उसका समृद्ध चित्रण कर सकती है। और बी कह रहा है कि संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है। जो विषय वस्तु है या संदर्भित अधिगम है, विषय वस्तु लर्निंग है, उसका परिवेश दे सकती है। उसके बाद कह रहा है कि विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं, जो कल्पनाशील अवधारणा है, कि प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है। ये नहीं हो सकता है। ये तीनों ऑप्शन एप्रोप्रिएट लग रहा है। तो ये कूट में देखेंगे किसमें ये तीनों ऑप्शन है। तीनों ऑप्शन 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 इसमें लग रहा है कि ऑप्शन ए इसका आंसर होना चाहिए। एप्रोप्रिएट आंसर यही होना चाहिए, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, ये देखिए 1, 2 और 4, यहाँ 1, 2 और 4 ये अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। लेकिन अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है, ये नहीं होगा। बाकी सभी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। यहाँ कह रहा है कि किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए। सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस के शिक्षक को क्या चाहिए? कि कह रहा है कि समूह बनाते, जब समूह बना रहे, समूह में पढ़ाना एक प्रभावशाली संकेत है। तो प्रभावशाली करने के लिए समूह बनाते हैं और उसमें सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को क्या चाहिए? तो ऑप्शन ए कह रहा है, क्या कह रहा है ऑप्शन ए? ऑप्शन ए कह रहा है कि सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। अब अलग अलग तो नहीं करना है, ये तो स्टेरियोटाइपिंग हो गया, लड़के लड़कियों को अलग नहीं करना है। तो दूसरा कह रहा है उसके अंकों के अनुसार समूह बनाए, ये भी नहीं होगा कि किसको कितना मार्क्स है वो नहीं बनाना है। नेक्स्ट कह रहा केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हो। और डी कह रहा सभी प्रतियोगियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे। अब हम कई संकेत आपको दे दिए हैं, आप बताइए कि एप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए? एप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए? सभी लोग बताइए, क्या होना चाहिए? फटाफट बताइए क्या होना चाहिए?
बताइए। चलिए सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए। ठीक है, बताइए क्या होना चाहिए इसमें सबसे अप्रोप्रिएट। 2-3 ऑप्शन तो हम बता ही चुके हैं आपको, बताइए। अब यहां पर कह दिया आपको ये तीन, ये जो कह रहा है कि लड़के लड़कियों के समूह अलग हो, ये तो होगा ही नहीं, उनके अंकों के अनुसार समूह नहीं बनाना है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है केवल 2 समूह बनाए, क्यों 2 समूह बनाए, फिर तो वही बात हो गई, बहुत से विद्यार्थी हो और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हो। और सी कह रहा सभी प्रतियोगियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे, ये अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है, क्योंकि सभी प्रतिभागियों और सहभागिता सबको मिलाकर इसको आगे बढ़ाना है, या सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सभी को मिलाए और सभी का सहयोग सुनिश्चित करे। तो ऑप्शन डी जो है वह अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक को ही संतुष्टि नहीं की है, इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। अब कह रहा है एनसीएफ 2005 ने 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की, हम आपको बताए थे कि एनसीईआरटी ने या कह सकते हैं हम एनसीएफ 2005 ने 1 और 2 के लिए पर्यावरण पुस्तक को पढ़ाने की बात नहीं, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया है, तो इसकी संतुष्टि नहीं की है, इसके लिए सबसे उपयुक्त क्या कारण है। तो पहला जो ऑप्शन है वह कर आपको बताए थे, इनडायरेक्ट वे में तो पढ़ाते हैं, कक्षा 1 और 2 के छात्रों को, कक्षा 1 और 2 के छात्रों को सब पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं कहने को कहता है। लेकिन आपको बताए थे पहला क्लास में ही, कक्षा 1-2 को भी हम लोग पर्यावरण अध्ययन करवाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में करवाते हैं। इनडायरेक्ट वे में कैसे करवाते हैं, आपको बताए थे कि इसमें हिंदी इंग्लिश और मैथ्स को ये तीनों को एक साथ करके या इस तीनों को पढ़ाकर हम पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते हैं। आपको बताए थे कि आप जैसे इन तीनों का बुक देखेंगे, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स का, उसमें देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं, जिसके माध्यम से हम लोग उसको इनडायरेक्ट वे में पर्यावरण का अध्ययन करवाते हैं। डायरेक्ट नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में पर्यावरण अध्ययन करवाते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कक्षा 1 और 2 में, लेकिन एनसीएफ के द्वारा 1 और 2 के पाठ्यक्रम में इसको शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑप्शन 1 है कि संदर्भ युक्त अधिगम का परिवेश प्रदान करना। दूसरा करा पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे कक्षाओं के लिए, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। ये चारों ऑप्शन जो है वह कौन सा ऑप्शन इसमें अप्रोप्रिएट होगा। अब देखिए इसमें कह रहा संदर्भ युक्त जो विषय वस्तु है अधिगम परिवेश प्रदान करना, क्या 1-2 में अगर पढ़ाने से अधिगम परिवेश नहीं होगा। दूसरा कह रहा है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए भी नहीं हो पाएगा, कम करना, यहाँ कह रहा पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। और सी कह रहा पाठ्यक्रम पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे कक्षाओं के लिए। आप सभी अगर पर्यावरण का थोड़ा सा भी अगर क्लास किए होंगे वीएस का, तो आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर बता दीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए, आंसर क्या होना चाहिए। अब यहाँ ये नहीं होगा, चूंकि पाठ्यक्रम का भार कम नहीं करना है। दूसरा कह रहा है कम करने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है। पर्यावरण अध्ययन केवल 3 से आगे की कक्षाओं के लिए, ऐसा भी नहीं है। 1 और 2 के शिक्षार्थियों को पढ़ाना सीखना नहीं है जानते, ये भी बात नहीं है। तो ये तीनों नहीं होगा, तब कौन सा बच जाता है, बच जाता है आपका संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। कि चूंकि विषय वस्तु को एक सही तरीके से 3 क्लास से आगे बढ़ाने की बात हो रही है, तो 3 क्लास में संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश होता है, इसीलिए 1 और 2 में इसको पर्यावरण अध्ययन को शामिल नहीं किया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है एक अध्यापक को कक्षा 4 के छात्रों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधता पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है, फरवरी 2015 में पूछा हुआ है। कह रहा है कि एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की, आप जानते होंगे कि हमारे देश से विभिन्न विभिन्न स्टेट में या विभिन्न विभिन्न राज्य में अलग अलग तरह के भोजन बनते हैं या भोजन हम लोग वहाँ के लोग करते हैं। तो अलग अलग तरीके के भोजन अगर करते हैं तो उसके विविधता के बारे में बताना है। तो इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या हो सकता है, कौन सी सबसे सर्वोत्तम विधि है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि छात्रों से कहे कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। दूसरा कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की खाने की चीजों के चित्र वाले फ्लैश कार्ड दिखाए। सी कह रहा है अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में छात्रों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दी। और डी कह रहा विद्यार्थियों से पूछे कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। ये बताइए कि ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में सबसे सही ऑप्शन, सबसे सही आंसर क्या है, इसके विषय में आप लोगों को बताना है। सबसे सही आंसर कौन सा लग रहा है। तो यहां पर देखते हैं, पहला कर अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। यह सूचना क्या एकत्र करेगा, वह परिवार के बारे में सूचना एकत्र नहीं करना है। दूसरा कर विभिन्न प्रकार के खाने की चीजों के चित्र वाले फ्लैश कार्ड बताया, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। अब कह रहा है कि अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में छात्रों को एक प्रोजेक्ट या परियोजना दे। ये सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है। जब वह विभिन्न लोगों के द्वारा खाए जाने वाले भोजन का प्रोजेक्ट तैयार करेगा तो स्वतः उसको जानकारी हो जाएगी किस राज्य में कौन सा भोजन सबसे प्रचलित है या प्रचलित है। ये हो जाएगा तो अप्रोप्रिएट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये तीनों आंसर नहीं होगा, ये तीनों जो है वह नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के छात्रों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाए। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे। आप लोग जानते होंगे हम अपने छात्रों के या अपने विद्यालय के छात्रों को सभी को क्या करते हैं कि टूर प्रोग्राम करवाते हैं या हम कह सकते हैं शैक्षिक भ्रमण पर ले जाते हैं। तो शैक्षिक भ्रमण पर ले जाने के क्रम में उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ कह रहा कि सबसे अप्रोप्रिएट या सार्थक बनाने के लिए आप उसको क्या योजना में क्या सम्मिलित करेंगे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि सुनिश्चित करना है कि छात्र अनुशासित रहे और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करे। दूसरा कह रहा है कि क्रियाकलाप की एक स्थिरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करे और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे छात्रों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करे। तीसरा कह रहा है कि जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। और डी का आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना। अब ये 4 ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में देखेंगे सबसे सही ऑप्शन, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाएगा। बताइए सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाना चाहिए। पहला तो कह रहा अनुशासित रहे और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करे, ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। उसके बाद कह रहा क्रियाकलापों के स्थिरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे छात्रों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। ठीक है। और ये जो है क्रियाकलापों की एक स्थिरीकृत, अब क्रियाकलाप जो भी एक्टिविटी हुआ, जिस एक्टिविटी को करने जा रहे हैं, करने कौन सा एक्टिविटी जा रहे हैं, वह शैक्षिक भ्रमण पर जा रहे हैं। तो शैक्षिक भ्रमण के लिए उसको क्या करना है कि एक स्थिरीकृत मतलब उससे रिलेटेड जो है एक सीट तैयार करना है उस स्थान के बारे में और वो प्रमाणिक और सार्थक अध्ययन के लिए उसे छात्रों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करने के लिए। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो अप्रोप्रिएट आंसर यही लग रहा है, क्योंकि जहां जाना हो
उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को पहले से कहना। ये कहीं भी ये तर्कपूर्ण नहीं लगता अगर पहले से उसको, भले हम थ्योरी में थोड़ा बता देंगे, लेकिन जब तक वहां कह रहा है कि वहां जाने के लिए क्या योजना पहले से बनाना चाहिए, तो अप्रोप्रिएट आंसर आपका बी हो जाएगा। रेस्ट जो है वो आंसर आपका नहीं होगा। तो ये उसमें क्या करना है, छात्रों को एक उससे स्तर की सीट तैयार करना, मतलब उस तरह के नोटबुक तैयार कर लेना कि जिससे कि वहां जो वह देखेगा उसमें वह लिखता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि आंचल अपनी कक्षा 5, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनाप्रक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डैश सुधार, क्या सुधार करती है? तो ऑप्शन ए है चिंतन कौशल में, ऑप्शन बी है बोलने संबंधी कौशल में, ऑप्शन सी है अवलोकन कौशल में, और ऑप्शन डी है संवेगात्मक कौशल में। तो किस तरह के कौशल का वह विकास कर रही है, किस तरह का कौशल में उसका विकास हो रहा है, इसके बारे में बताना आपको। देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वह कह रहा चिंतन कौशलों में, बी कह रहा बोलने संबंधी कौशलों में, सी कह रहा अवलोकन कौशल में। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, वह कह रहा गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनाप्रक, वह कह रहा कल्पनाप्रक प्रश्न पूछती है। तो बच्चे कल्पना कब करेंगे, जब वह चिंतन कौशल में रहेंगे या चिंतन उस पर करेंगे। तो ये अप्रोप्रिएट आंसर आपका लग जाएगा, हो जाएगा। और बोलने संबंधी कौशलों में, अवलोकन कौशलों में, संवेगात्मक कौशलों में ये नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है वह अप्रोप्रिएट आंसर। देखिए ये फरवरी 2014 में आपका पूछा हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है वह अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है खेल जो हम खेलते हैं। यहां देखिए खेल जो हम खेलते हैं, इस प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों को अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? मतलब कौन सी शिक्षण युक्ति, किस तरह का शिक्षण स्ट्रेटजी अपनाया जाएगा जिससे वह ज्यादा प्रभावशाली होगा? तो ऑप्शन ए कह रहा है शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। याद करने की बात जब भी आए तो सीधा उसको याद करना, कराना ही नहीं है। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना का कार्य बनाने के लिए कहना। यह भी नहीं होगा। टेलीविजन पर खेले संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना, यह नहीं होगा। शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना, उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना, और अलग अलग खेल जो हम खेलते हैं, जब अलग अलग दिनों में खेल को खिलवाएंगे तो बच्चे जो है बहुत, ये युक्ति जो है वह सबसे प्रभावशाली दिखता है और यही अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अब विभिन्न खेलों के लिए खेल कार्ड बनाना और शिक्षार्थियों को दिखाना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है वह अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, वह अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। देखिए यहाँ भी भ्रमण से संबंधित क्वेश्चन है और भ्रमण करवाती है चिड़ियाघर का। यह डैश में शिक्षार्थियों को मदद करेगा। यह किस में मदद करेगा, यह भी देखिए सितंबर 2014 में क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है। तो कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में, संवेदनशीलता विकसित करने में, जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास में और दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव में। अब यहाँ हम देखते हैं कि कह रहा है कि इसको पालतू कैसे बनाया जाए, इसके विषय में वह चिड़ियाघर में नहीं बताएगा, और अगर बताएगा भी तो वह अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। यहाँ जो देख रहे हैं हम, संरक्षण के कौशलों के विकास करना, ये भी नहीं होगा। दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव, ये भी नहीं होगा। तो अप्रोप्रिएट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ कि कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। यहाँ जो कह रहे हैं कि जिस कक्षा में हम चिड़ियों के या अन्य जानवरों के बारे में पढ़ाते हैं
उसको जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो परिस्थितियों के साथ कैसे वह क्या खाता है, क्या कर रहा है, इसके विषय जब हम वहां पर देखते हैं तो वह वास्तविक जीवन से जोड़ कर देखा जाता है और यह अप्रोप्रिएट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रश्मि जो है, रश्मि को यह सिखाया जाता है, रश्मि को क्या सिखाया जाता है, वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करें। मतलब एक क्रम में प्रश्न जब वह बनाती है तो उसको वह एक क्रम में प्रश्न बनाए। तो इस तरह का 4 ऑप्शन हम लोग देखते हैं। 4 ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रश्न लिखना, दूसरा कह रहा है रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, तीसरा कह रहा प्रश्न पत्र का संपादन करना और डी कह रहा ब्लूप्रिंट बनाना। यह ब्लूप्रिंट जो है, यह ब्लूप्रिंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बीएड या डीएलएड में आप लोग पढ़े होंगे, आपके कोर्स में है कि ब्लूप्रिंट के माध्यम से प्रश्न को विभिन्न प्रकार हम देते हैं। विभिन्न प्रकार देने के लिए जैसे हम लोग प्रश्न पत्र पढ़ते हैं या प्रश्न पत्र किसी भी एग्जाम का हल करते हैं तो सबसे पहला वह होता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ऑब्जेक्टिव में भी पहला ऑप्शन बेस्ड होता है, फिर वह होता है फिल इन द ब्लैंक्स होता है, तो इसको अलग कैटेगरी में रखते हैं। वह उसके अलावा लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। इस तरह से कई प्रकार से प्रश्न बनाते हैं, उसी प्रश्न को हम लोग ब्लूप्रिंट कहते हैं। यहाँ कह रहा है कि प्रश्न पत्र बनाते समय कौन सा क्रम अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम करेंगे कि प्रश्न पत्र का डिजाइन तैयार करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि वो उसका ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, फिर उसका प्रश्न उससे रिलेटेड प्रश्न लिखेंगे। मतलब सबसे पहले ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो होगा वह हो जाएगा कि ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो बी हो गया, डी हो गया, उसके बाद क्या करेंगे फिर प्रश्न लिखेंगे, सी हो गया, और फिर क्या करेंगे ए हो गया, और उसके बाद क्या करेंगे फिर, और नेक्स्ट जो है वह प्रश्न पत्र का संपादन करेंगे। तो ये ऑप्शन डी जो है इसका अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा कि प्रश्न पत्र तैयार करने का जो क्रम है, प्रश्न पत्र तैयार करने का जो क्रम है वह पहला प्रश्न का वह क्या करेंगे, पहले बी रूपरेखा या डिजाइन तैयार करेंगे। आप जानते होंगे जब भी हम कोई भी पाठ्य को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले पढ़ाने के बाद अगर प्रश्न पत्र आते हैं तो सबसे पहले उसका डिजाइन तैयार करते हैं, और डिजाइन करने के बाद उसके रूपरेखा तैयार करने के बाद वो ब्लूप्रिंट मतलब प्रश्न को कैटेगराइज करते हैं, और उसके बाद प्रश्न को लिखते हैं, और प्रश्न लिखकर फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, उसका प्रश्न पत्र को वह ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद उसको प्रश्न को लिखेंगे, और फिर लास्ट में प्रश्न पत्र का संपादन करेंगे। तो ये क्रम हो जाता है प्रश्न पत्र का। तो अप्रोप्रिएट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कक्षा 5 के छात्रों में जिज्ञासा जागृत करना। अब जिज्ञासा जागृत करना मतलब जिज्ञासा जागृत करना किसको कहते हैं, क्यूरियोसिटी को बढ़ाना, कि किसी चीज के प्रति वह ज्यादा उसको जिज्ञासा है। तो कह रहा है कि कक्षा 5 के छात्रों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, सबसे प्रभावशाली। तो अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। तो इसमें क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए इसका, या एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाना चाहिए बताइए। यहाँ कर अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना। इकाई परीक्षण जो टेस्ट लेते हैं, टेस्ट जो लेते हैं हम इकाई परक, यह भी है कि इकाई परक का आयोजन तो करना ही है। तो जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ाने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, सिर्फ इकाई परीक्षण लेने से वह इकाई मतलब जो पाठ हम पढ़ा रहे हैं उसी यूनिट से करना, ये उतना ज्यादा जिज्ञासा जागृत नहीं कर रहा, प्रभावशाली नहीं कर रहा। उसके बाद कर गहन जांच परक और कल्पना परक पूछना। जब हम उसको अपसारी चिंतन के जैसा या अपसारी क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें ज्यादा ही कल्पना जात, जिसमें ज्यादा ही चिंतन होता है, उस तरह के प्रश्न पूछना ये उसके जिज्ञासा को सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। तो ऑप्शन बी क्या है, वह एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी उतना एप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा।
बाद बाकी जो कोई आंसर है वह नहीं होगा। इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना, ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का क्या उद्देश्य है। अब उद्देश्य यहाँ पर देखते हैं हम इस तरह के प्रश्न को कैसे पूछेंगे या क्या उद्देश्य होगा इस प्रश्न को, इस तरह के प्रश्न को पूछने का। अब हम सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कह रहा है शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन बी कह रहा है शिक्षार्थियों के समान जानकारी का आकलन करना। ऑप्शन सी कह रहा है समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति छात्रों को संवेदनशील बनाना। और डी कह रहा बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जब 1 महीने के लिए अगर वो बिजली नहीं हो तो उस तरह से किस तरह से हमारा जीवन प्रभावित होगा, इसके बारे में हम उसको चिंतन करवाते हैं या कल्पना करवाते हैं। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर अब हम हिंट्स कर दिए हैं, आप बताइए कि इसका क्या आंसर हो जाएगा। सबसे अब वह 1 महीने के लिए बिजली गुम हो जाएगी, जैसे हम कल प्रश्न किए थे कि आपातकालीन स्थिति में उसे बचने के लिए किस तरह के एक्टिविटी या किस तरह का गतिविधियां करना है, इसके विषय में कल बताए थे। उसी तरह से अगर बिजली हमारे पास नहीं रहे 1 महीने के लिए तो क्या हो जाएगा और इसके विषय में उसको किस तरह से मोटिवेट करना है या किस तरह के प्रश्न पूछना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस तरह से वह किस तरह से वह क्या करेंगे, उसका कैसे विकास होगा। तो शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना, यही अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। अब सामान्य जानकारी का आकलन करना, सामान्य जानकारी का क्या आकलन हम करेंगे, ये देखिए कि सितंबर सीटेट में भी पूछा है, यूपी टेट में भी पूछा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि रेस्ट जो ऑप्शन है वह अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। ऑप्शन ए जो है उसका कल्पनाशीलता को बढ़ाना है, जो जिससे वह सबसे ज्यादा उसका विकास होगा। तो ये आंसर जो है अप्रोप्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण आयोजित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शिला जो है प्रकरण पढ़ा रही है और छात्र उस चीज को समझ नहीं पा रहा है। यदि यह समाप्त हो जाए, किसी चीज के बारे में बता रही है, यदि यह समाप्त हो जाए तब क्या होगा। इस प्रकरण को बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि यह नहीं समझ पा रहे हैं, इसका क्या कारण है, प्रमुख कारण क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है कि प्रकरण पाठ्य वस्तु में शामिल नहीं किए जाने योग्य नहीं था। यहाँ कह रहा है कि यह प्रकरण पाठ्य वस्तु में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। दूसरा कह रहा है छात्रों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा, रुचिपरक नहीं लगा। तीसरा कह रहा उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। और डी कह रहा शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। अब यहाँ देखिए 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन एक ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है। देखिए यह प्रकरण जो है पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, ऐसा नहीं है, यह ऑप्शन नहीं होगा। फिर कह रहा छात्रों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा, यह भी अप्रोप्रिएट आंसर नहीं लग रहा है। फिर कह रहा है कि उसने पाठ्य प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धतियों का प्रयोग नहीं किया था। यह सही बात है कि वह सही तरीके से बच्चों को, जैसे हम लोग कहते माइक्रो टीचिंग में क्या करवाते हैं, पहले माइक्रो टीचिंग का योजना बनाते हैं, फिर योजना बनाने के बाद उस पाठ को पढ़ाते हैं और पाठ पढ़ाने के बाद फिर फीडबैक लेते हैं। बच्चे अगर नहीं समझते हैं तो पुनः उस पाठ को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यही बात कहना चाहेंगे कि सही विधि नहीं लगा, सही पद्धति नहीं का प्रयोग नहीं किया गया, जिसके वजह से वह प्रकरण उसको या प्रकरण नहीं समझने का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, यह पद्धति सही पद्धति नहीं था। इसीलिए ये ऑप्शन अप्रोप्रिएट लग रहा है, यही आंसर हो जाएगा। आंसर सी जो है वह अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि कक्षा 3 के छात्रों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय, अब हम देखते हैं कि 6 विषय वस्तु जो पढ़ाए थे उसमें एक विषय वस्तु भोजन था। तो भोजन को कह रहा है कि यहाँ कक्षा 3 के छात्रों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक या क्षेत्रीय विविधता, सांस्कृतिक अभी हम बताए क्षेत्रीय या सांस्कृतिक विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहते हैं। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा छात्रों को वांछित जानकारी दी जाती है? सही जानकारी या वांछित जानकारी दी जा सकती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों को भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। बी कह रहा है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मांग कर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। सी कह रहा पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी को विस्तृत व्याख्या करना। और डी कह रहा है किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्र संस्कृतियों भोजन प्रदर्शन करना। यह बताइए कि अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है यह कह रहा है कि चार्ट का उपयोग करना, यह अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। फिर कह रहा है कि अभी जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले हम इसके विषय में बताए थे कि विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के छात्रों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मांग कर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का अपने सहपाठियों से सूचना आदान प्रदान करके यह अप्रोप्रिएट लग रहा है, विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। तो अप्रोप्रिएट आंसर आपका बी हो जाएगा, सी और डी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसके विषय में देखते हैं। कह रहा शालिनी ने कक्षा 4 के ये यहां तक ये 15 क्वेश्चन तक यह आपका क्वेश्चन सीरीज, आज का क्वेश्चन सीरीज खत्म होता है, समाप्त होता है। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे कि आप एसीएस क्लासेज जो और कोर्सों को भी करवा रही है या इससे सीटेट से संबंधित और विषयों को पढ़वा रही है, तो उसके विषय में भी आपको सही सही जानकारी मिलेगा। इसीलिए सभी बच्चे अपने अपने मोबाइल को खोले और लाइक सब्सक्राइब करें और लाइक सब्सक्राइब करके अपने बच्चों को भी इनवाइट करें कि इसको लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि उसको भी नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।